हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 9 सजीव विशेषताएं एवं आवास। पहेली और बूझो छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों की सैर पर गए। ऐसी एक यात्रा पर वे ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए। उन्होंने हिमालय की हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया जहां बहुत ज़्यादा ठंड थी। इन पर्वतों पर उन्होंने ओक, चीड़ और देवदार जैसे अनेक वृक्ष देखे जो उनके मैदानी क्षेत्र के वृक्षों से बहुत ज़्यादा अलग थे। एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की और ऊँट पर उष्ण मरुस्थल भी घूमे। यहाँ उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्र किए। अंत में वे पुरी गए और उन्होंने समुद्र तट की सैर की और वहाँ कैजुराइना के वृक्ष की कतार देखी। इन स्थानों के भ्रमण के रोमांचक एवं उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्हें अचानक एक विचार आया, ये सभी स्थान एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है। कुछ बहुत ज़्यादा ठंडे थे, कुछ बहुत ज़्यादा गर्म थे, कुछ बहुत ज़्यादा सूखे यानी कि शुष्क थे और कुछ स्थान आर्द्र थे। परंतु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे जीव निवास करते थे। उन्होंने जानने की कोशिश की कि क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहाँ कोई भी जीव नहीं पाया जाता। बूझो ने अपने घर के आसपास के स्थानों का ध्यान किया और घर के अंदर उसने जो अलमारी एवं दरवाजों को देखा, उसने सोचा था कि इनमें कोई सजीव नहीं होगा। परंतु उसे एक छोटी सी मकड़ी नजर आई। घर के बाहर भी वह ऐसे स्थानों के बारे में नहीं सोच पाया जहाँ किसी न किसी प्रकार के जीव न पाए जाते हों। पहेली ने दूर दूर के स्थानों के विषय में पढ़ना और सोचना शुरू किया। उसे पता लगा कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के मुख में भी सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला है। अब हम बात करते हैं सजीव और उनका परिवेश। आखिर सजीव क्या होते हैं, यानी कि जिनमें जीवन पाया जाता है। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो पहेली और बूझो के मस्तिष्क में एक और विचार आया। जिन स्थानों की उन्होंने सैर की थी वहाँ किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मरुस्थल में ऊँट थे, पर्वत पर बकरी और याक थे, पुरी के समुद्र तट पर केकड़े और अन्य अनेक प्रकार की मछलियाँ थीं जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही चींटियों जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों के पौधों की प्रजातियों से अलग थे। इन विभिन्न क्षेत्रों का परिवेश कैसा था, क्या उनका परिवेश भी एक समान था? आप इस पर अपनी राय रख सकते हैं। क्रियाकलाप 1। आइए एक वन से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और वस्तुओं के बारे में सोचें। एक जंगल में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधे और जो वस्तु हैं उसको सारणी 9.1 के कॉलम 1 में लिखें। दूसरे क्षेत्रों में पाए जाने वाले वस्तु, जंतु एवं पौधों के नाम भी सारणी में लिखें। आप इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों को इकट्ठा कर सारणी 9.1 को भर सकते हैं। अपने मित्रों, माता पिता एवं अध्यापक से भी इस विषय पर विचार विमर्श करें और तालिका में दिए गए अन्य कॉलम में विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जंतुओं और पौधों के नाम लिखें। आप पुस्तकालय में उपलब्ध उन पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं जिनमें जंतु, पौधों एवं खनिज के विषय में जानकारी दी गई है। इस सारणी के प्रत्येक कॉलम में अधिकाधिक छोटी बड़ी वस्तुओं और जीवों को सम्मिलित करने का प्रयास करें। जिस प्रकार की वस्तुएं हमें मिलती है वे शायद जीवित जंतु या पौधे ना हो। संभवतः ये पौधों के कोई भाग जैसे सूखी पत्तियां, जंतु के अवशेष या फिर हड्डियां भी हो सकती है। हमें विभिन्न प्रकार की मिट्टी तथा रोड़े भी मिल सकते हैं। अध्याय 5 में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि समुद्री जल में लवण घुले हुए हैं। इस प्रकार की कुछ अन्य वस्तुएं भी हो सकती है। जैसे जैसे हम अध्याय को पूरा करेंगे सारणी 9.1 में कुछ और उदाहरण सम्मिलित करते जाएंगे। जब हम अन्य रोचक स्थानों की यात्रा करेंगे तब सारणी के बारे में और अच्छे से चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं आवास और अनुकूलन। क्रियाकलाप 1 में आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए पौधों और जंतुओं से आपको क्या मिला? क्या आपको अनेक प्रकार के सजीव मिले? तालिका 9.1 के मरुस्थल वाले कॉलम और समुद्र वाले कॉलम को ध्यान से देखें। क्या आपको प्रतीत होता है इन दोनों कॉलम के जीव बहुत अलग प्रकार के हैं? इन दोनों क्षेत्र में किस प्रकार का परिवेश है? समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल यानी कि खारे पानी में रहते हैं और श्वसन के लिए जल में विलेय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तथा श्वसन के लिए जल में विलेय वायु यानी कि ऑक्सीजन, जिसको हम कहते हैं BOD, इसका प्रयोग करते हैं। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म और रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे और जंतु भूमि पर रहते हैं और श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। जैसे आपने मरुस्थल में ऊँट देखे होंगे या फिर कीकर बबूल के पेड़ पौधे देखे होंगे या सुने होंगे। नागफनी भी आमतौर पर मरुस्थल में पाए जाते हैं। समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश है। हम इन दोनों क्षेत्र में बिल्कुल अलग प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। क्या ऐसा नहीं है? आइए दो भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल और समुद्र से दो जंतुओं, ऊँट और मछली का प्रेक्षण करते हैं। ऊँट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थल परिस्थितियों में रहने के योग्य बनाती है।
ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। उन्हें पसीना भी नहीं आता और शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसीलिए जल के बिना भी वो अनेक दिनों तक रह सकते हैं। आइए विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखें। इनमें से कुछ को चित्र 9.3 में दर्शाया गया है, परंतु इतने अधिक किस्म की मछलियों में क्या आपको इनकी आकृति में कुछ समानताएं दिखाई देती है? इन सभी का शरीर धारा रेखीय होता है, जिसकी चर्चा अध्याय 8 में कर चुके हैं। उनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता देती है। मछलियों का शरीर चिकने शल्कों से ढका होता है और ये शल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक होता है। हमने अध्याय 8 में चर्चा की थी कि मछली के पंख और पूंछ चपटी होती है, जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन और संतुलन बनाए रखने में सहायता भी करती है। मछली के गिल यानी कि क्लोम होते हैं, उसे जल में सांस लेने में सहायक होता है। हम देखते हैं कि मछली की संरचनाएं उसे जल में रहने में सहायक होती है और ऊँट की संरचनाएं उसे मरुस्थल में रहने में सहायता करती है। हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2 उदाहरण देखे। अब हम देखते हैं कि सजीवों की इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशेष संरचनाएं होती हैं जो कि अपने परिवेश में रहने के लिए उन्हें योग्य बनाती है, जिसमें वे प्रायों पाए जाते हैं। जिन विशेष संरचनाओं या फिर स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे या फिर जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, उसको कहते हैं अनुकूलन। जैसे आपने देखा होगा, जो पहाड़ी जंतु होते हैं उनमें लंबे बाल, मोटी त्वचा पाई जाती है ताकि वो ठंड से बचे रहें। और मछलियों में चपटे पंख होते हैं जो कि उसको मतलब दिशा दिखाने के काम आते हैं और साथ में तैरने में भी मदद करते हैं। और ऊँट के पैर लंबे होते हैं और उसमें एक कुबड़ होता है, तो वो सब उसके लिए अनुकूलन के लिए कुछ शारीरिक संरचनाएं होती हैं। विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, मछलियाँ जल में रहती हैं तो जल में ही उसको भोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है। अगर उन्हें जल से बाहर निकाल दिया जाए तो वो कहीं और पे नहीं रह पाएंगी, स्थल पे तो नहीं रह पाएंगी। तो ये हम बोल सकते हैं इसका आवास है, और वो अपने आवास के हिसाब से अपने आप को अनुकूलित भी करती हैं। आवास का अर्थ है वास स्थान यानी कि एक घर। विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। स्थल या जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। जैसे वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय और पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ, समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं उसको कहते हैं जलीय आवास। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा भिन्नताएं देखने को मिलती है। जैसे आप इसमें मरुस्थल का एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मरुस्थल शुष्क भी होते हैं और शीत भी होता है। भारत में आपको दोनों प्रकार के मरुस्थल देखने को भी मिल जाएंगे। एक मिलेगा आपको लद्दाख में, एक मिलेगा आपको राजस्थान में। लद्दाख में शीत मरुस्थल और लद्दाख में शुष्क मरुस्थल, दोनों के आपको उदाहरण भारत में ही देखने को मिल जाए। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे और जंतु उसके जैव घटक हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं। हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं। आइए बीज के अंकुरण से नए पौधे के बनने की प्रक्रिया में कुछ अजैव कारकों की भूमिका का अध्ययन करते हैं। अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीव में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और अचानक ही ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र पर चले जाए तो हम कुछ दिनों के लिए हमें सांस लेने और शारीरिक व्यायाम में असुविधा हो सकती है। पहाड़ पर हमें तीव्र गति से श्वास लेना पड़ सकता है। कुछ दिनों बाद हमारा शरीर पर्वतीय क्षेत्र के वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेगा तथा हमें सांस लेने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन परिअनुकूल कहलाते हैं और ये परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से अलग है। अब हम बात करते हैं क्रियाकलाप 2 की। अध्याय 1 में किए गए क्रियाकलाप 5 का स्मरण करें। इस क्रियाकलाप में मूंग के बीज से अंकुर निकल जाता है, अर्थात वे अंकुरित हो गए। ये बीज से एक नए पौधे का प्रारंभ है। मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्रित कीजिए। कुछ बीजों का ढेर अलग रख दें तथा शेष को एक दिन के लिए पानी में भीगने के लिए रख दें। भीगे हुए बीजों को 4 हिस्सों में बांटें। उनमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबो कर रख दें। सूखे हुए बीजों को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल न हिलाएं। भीगे बीजों में से एक भाग को धूप वाले कमरे में तथा दूसरे भाग को पूरे अंधेरे क्षेत्र में रख दें, जैसे कि अलमारी जिसमें धूप नहीं जाती होगी।
अंतिम भाग को बहुत ही ठंडे वातावरण में रखें, जैसे कि रेफ्रिजरेटर या फिर उनके चारों ओर बर्फ लगा दें। इन 3 भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें तथा अधिक जल को निकाल दें। कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं, क्या सभी पांचों भाग में समान रूप से अंकुरण होता है? क्या आप प्रकाश से दूर रखे भाग या फिर अत्यधिक ठंडे परिवेश में रखे भाग में अंकुरण की दर में कमी या फिर कोई भी अंकुरण नहीं देखते? क्या आपने पाया कि वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है? वास्तव में यह अजैव कारक सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण होता है। हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि ये जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए किसी विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं या अनुकूलन काम आता है? अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता, हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते वो मर जाते हैं। केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिणाम विभिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना है। आइए कुछ आवासों, इनके अजैव घटकों एवं उसमें रहने वाले विभिन्न जीवों में अनुकूलन का अध्ययन करते हैं। विभिन्न आवासों की यात्रा। तो पहले हम बात करेंगे मरुस्थल की। मरुस्थल के अजैव घटकों एवं ऊंट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं एवं पौधों में क्या होता है, क्या उनमें भी इसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं? मरुस्थल में रहने वाले चूहे, सांप और ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकलते हैं। मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधों को चित्र 9.5 में भी दिखाया गया है। ये पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित हैं? क्रियाकलाप 3, गमले में लगे कैक्टस तथा पत्तियों वाले एक पौधा कक्षा में लगाए। दोनों पौधों के कुछ भाग को पॉलीथीन थैली में ढककर उसे प्रकार बांधे, जैसे कि अध्याय 7 के क्रियाकलाप 4 में हमने पौधों में वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन करते समय बांधा था। गमले में लगे पौधों को धूप में रखें तथा कुछ घंटे बाद इसको देखिए। आप क्या देखेंगे? क्या आप दोनों पॉलीथीन थैलियों में एकत्रित जल की मात्रा में कोई अंतर देखते हैं? मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं या फिर बहुत छोटी होती हैं या फिर बहुत ज़्यादा संकरी होती हैं, जिससे कि उनमें वाष्पोत्सर्जन में जल का ह्रास भी कम होगा और वाष्पोत्सर्जन भी कम होता है। नागफनी की पत्ती जैसे संरचना जैसे आप देखते हैं वो वास्तव में इसका तना होता है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती, क्योंकि जो वहाँ पे जल की कमी होती है तो बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर के जल को अवशोषित करती है। अब हम बात करेंगे पर्वतीय क्षेत्रों की। यह आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्र में शीतकाल में हिमपात भी होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधे एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। क्या आपने चित्र 9.6 में दर्शाए गए वृक्ष देखे हैं? यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं और वहां पर घूमने गए हैं तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्षों को अन्य क्षेत्रों में भी देखा है? ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं? और ये वृक्ष सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती है। इससे वर्षा का जल और हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। जैसे आपने देखा होगा इनके जो पत्ते होते हैं या फिर तने होते हैं इस टाइप के होते हैं, ताकि जो बर्फ गिरेगी तो यहाँ से नीचे करके खिसक जाएंगी। पर्वतों पर इन वृक्षों में अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्र पर पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। उनकी मोटी त्वचा या फिर ठंड से उनका बचाव करते हैं। उदाहरण तो शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर भी फर होता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं परिवेश का स्वरूप भी बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में भी विविधता देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे घास स्थलों की। शेर वन में या फिर घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरन जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। ये मटमैले या फिर हल्के भूरे रंग का होता है और एक शेर एवं हिरन का चित्र देखें 9.8 में।
इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित है? क्या वे चेहरे के सामने हैं या फिर पीछे हैं? शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं जिन्हें वो पैरों की उंगलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। क्या शेर की ये संरचना उसके जीवन यापन में सहायता करती है? उसका मटमैला हल्का भूरा रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है और शिकार को पता भी नहीं चलता कि चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायता करती हैं। एक दूसरा जंतु हिरण है जो वन या घास स्थल में रहता है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं। हिरण को अपने शिकारी यानी कि शेर जैसे जंतु जो उसे अपना शिकार बनाते हैं की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वह उसका शिकार न बन सके और वहां से भाग जाए। उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। उसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देख करके खतरा महसूस करती हैं। हिरण की तेज गति से शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है और शेर, हिरण तथा अन्य जंतुओं एवं पौधों में और भी बहुत सी विशेष संरचनाएं होती हैं जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने के योग्य बनाती है। अब हम कुछ जलीय आवास की बात करेंगे जैसे कि समुद्र। समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखिया होता है जिससे वो जल में सुगमता से चल सकें। स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखिया नहीं होता। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखिया बना लेते हैं और जल में सांस लेने के लिए इनमें गिल या फिर क्लोम होते हैं। डॉल्फिन और व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। ये सिर पर स्थित नासा द्वार या फिर वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं और समय समय पर समुद्री सतह यानी कि जल से बाहर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं और श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। क्या आपने कभी दूरदर्शन या फिर समुद्री जीवन पर चलचित्र में डॉल्फिन की इस रोचक प्रक्रिया को देखा है? आप इसे बता सकते हैं। तालाब और झील की हम बात करेंगे। क्या आपने तालाब, झील, नदियों एवं नालों में पौधों को उगे देखा है? यदि संभव हो तो समीपवर्ती किसी तालाब के भ्रमण पर जाएं और वहां दिखाई देने वाले कुछ पौधों को बाहर निकाल लें। इन पौधों की पत्तियां, तने और जड़ें किस प्रकार व्यवस्थित हैं? इनमें से कुछ पौधे जड़ें की जलाशय की जो तलहटी है वहाँ की मिट्टी में स्थिर रहती है और स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण काम करती है, परंतु जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है और इनका प्रमुख काम होता है पौधों को तलहटी में जमाए रखना। इन पौधों का तना लंबा, खोखला और हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है जबकि पत्तियां और फूल जल की सतह पर प्लवन करते हैं यानी कि तैरते हैं। जैसे कि आपने कमल या फिर कुमुदनी का फूल भी देखा होगा। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूपेण डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां संकरी और पतले रिबन की तरह होती हैं। ये बहते जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती है जिससे जल इनके बीच से बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति भी नहीं होती। मेंढक आमतौर पर तालाब में पाया जाने वाला एक जंतु है। ये तालाब के जल और स्थल दोनों पर रह सकता है। इसके जो पीछे के पैर होते हैं वो लंबे और मजबूत होते हैं जो उसे छलांग लगाने और शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। इसके जो पीछे के पैर होते हैं उसमें जालयुक्त मतलब एक संरचना पाई जाती है जो उसको तैरने में भी सहायता करती है। हमने केवल कुछ ही जंतुओं और पौधों की चर्चा की जबकि विभिन्न आवास में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत ज़्यादा अधिक है। अध्याय 7 में सुझाए क्रियाकलाप के अंतर्गत जब आप पत्तियों की एल्बम तैयार कर चुके होंगे तब तक पौधों की अनेक प्रजातियों के बारे में जानकारी भी आपको मिल गई होगी। कल्पना करें कि यदि हम पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध पौधों की पत्तियों का एल्बम तैयार करें तो उनमें कितनी विविधता होगी। अब हम बात करते हैं हमारे आसपास के जीवों की। हमने विभिन्न आवास क्षेत्रों की यात्रा की और अनेक पौधों और जंतुओं की चर्चा भी की। क्रियाकलाप 1 में हमने विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले वस्तुओं, पौधों और जंतुओं की सूची बनाई। कल्पना करें यदि हम जानना चाहें कि हमारी सूची में सजीव के कौन से उदाहरण हैं। आइए वन में पाई जाने वाली वस्तुओं के विषय में सोचते हैं। वृक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक और कई मॉस वन में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के उदाहरण हैं। इनमें से कौन सजीव है आप बता सकते हैं। अपने चारों ओर पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचें तथा उन्हें निर्जीव और सजीव के समूह में बांटें। निर्जीव यानी कि जिनमें जीवन नहीं होता, सजीव यानी कि जिनमें जीवन होता है। कुछ प्रकरणों में हमारे लिए यह आसान होगा। उदाहरण तो हमारे घर की कुर्सी या फिर मेज जैसी वस्तुएं सजीव नहीं है यानी कि वो निर्जीव है।
पहेली एडवर्ड लियर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस का ये छंद पढ़ रही थी। पहेली और बूझों को कविता बहुत मजेदार लगी क्योंकि वे जानते थे कि मेज और कुर्सी सजीव नहीं है, अतः ये ना तो चल सकते हैं ना बोल सकते हैं। हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर या सिक्का सजीव नहीं है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि हम जीवित और हमारी ही तरह संसार के सभी मनुष्य और कुत्ते, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट और सभी जंतु सजीव हैं। हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है? कभी कभी ये निर्णय करना इतना आसान नहीं होता। हम कहते हैं कि पौधे सजीव है, परंतु वे कुत्ते या कबूतर की तरह चल तो नहीं सकते। दूसरी ओर एक कार या फिर बस चल सकती है, फिर भी हम उन्हें निर्जीव कहते हैं। पौधे और जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है कि जैसे कि आकाश में जो बादल हैं अपने आकार में वृद्धि कर रहे हैं। तो क्या इसका अर्थ बादल भी सजीव है? नहीं। तो आखिरकार हम निर्जीव और सजीव में अंतर कैसे करते हैं? क्या सजीवों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग करते हैं? आप स्वयं सजीवों का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आप में ऐसे कौन कौन से विशेष लक्षण हैं जो आपको निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं? अपनी नोटबुक में ऐसे कुछ लक्षणों के नाम बताएं। अपनी बनाई सूची को ध्यान से देखें, पता लगाएं कौन से लक्षण अन्य जंतुओं या फिर पौधों में भी पाए जाते हैं। संभवतः इनमें से कुछ लक्षण सभी वस्तुओं में एक समान होंगे। जैसे सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। अध्याय 1-2 में हमने देखा कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। हमने ये भी सीखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों और अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे सांस लेते हैं उसमें भी एनर्जी चाहिए, हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है यहाँ तक उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, सोचने के लिए भी एनर्जी चाहिए। क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? क्या 4 वर्ष पुराना कुर्ता आपको अभी भी ठीक आता है? इसे आप अब और नहीं पहन सकते। क्या ऐसा नहीं है? इन वर्षों में आप लंबे हो गए हैं, आपको इसका आभास नहीं हो रहा है, लेकिन आप में हर समय वृद्धि हो रही है और कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाएंगे। जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं, एक अंडे से स्फुटित होकर चूजा भी मुर्गी बन जाता है। पौधे भी वृद्धि करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन करें। इनमें से कुछ बहुत छोटे और नवजात हैं तो कुछ विकसित हैं। ये सभी वृद्धि की विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं। कुछ दिन में और कुछ सप्ताह के बाद पौधों को देखें, आप देखेंगे कि उनकी लंबाई में वृद्धि सभी सजीवों में होती है। क्या आप सोचते हैं कि निर्जीव वस्तु वृद्धि प्रदर्शित नहीं करते? क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? यानी कि जो तीसरा गुण है वो है श्वसन का। क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर में जाती है और शरीर की वायु को हम बाहर छोड़ते हैं। श्वास लेना श्वसन की क्रिया है, वो और सिर्फ एक हिस्सा है इसका। श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास द्वारा बाहर निकाल देते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता और बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह होती है। इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में प्रेक्षण कीजिए तथा जिसके उदर की गति पर ध्यान दें। यह मंद गति में उसकी सांस लेने की क्रिया को दर्शाता है। जैसे हम अगर बात करें ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है तो सिर्फ सांस लेना होता है, लेकिन वास्तव में श्वसन का मतलब क्या होता है? जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, यह हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। वहाँ पर जो भोजन होता है उसको मतलब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो उससे क्या होता है? ऊर्जा बनती है, यानी कि एटीपी जनरेट होता है, तो उसको कहते हैं हम वास्तव में श्वसन। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका अलग हो सकता है जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। हमने पढ़ा कि मछली के गिल होते हैं जिनकी सहायता से वो जल में विलेय वायु से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों के द्वारा होता है जिनमें रंध्र पाए जाते हैं, तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती है और कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। ये भी सजीवों का एक लक्षण है। जब हम नंगे पैर टहल रहे हो तो हमारा पैर अचानक ही किसी कांटे या फिर नुकीली वस्तु पर पड़ जाए
तो हम किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे। जब हम अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं या फिर उसके विषय में सोचते हैं तो क्या अनुभव होता है। आप अंधेरे स्थान से अचानक तेज धूप में आते हैं तो क्या होता है, आपकी आंखें खुद ही बंद हो जाएंगी जब तक वे तेज प्रकाश की अभ्यस्त नहीं हो जाती। आपका प्रिय व्यंजन, तेज प्रकाश, कांटा उपरोक्त स्थितियों में आपके बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं। हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं और वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को कहा जाता है उद्दीपन। क्या दूसरे जंतुओं में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। खाना देते समय जंतु पशु के व्यवहार को ध्यान से देखें। जैसे आपने कई बार आपने स्नेल को देखा होगा, यानी कि जिसको हम घोंघा कहते हैं। आप अगर उसे थोड़ा सा भी टच करेंगे तो वो अपने कवच के अंदर घुस जाता है। जब आप एक चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह क्या करती है, आपने देखा होगा। जब जंगली जानवरों पर तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वो भाग खड़े होते हैं। इसी प्रकार यदि रात्रि में आप रसोई घर में बल्ब प्रदीप्त करते हैं तो कॉकरोच अचानक अपने छिपने के स्थान में भाग जाते हैं। क्या आप जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं। क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। कुछ पौधों के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं और कुछ पौधों के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। छुई मुई गुलमेहंदी के जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा जाती या फिर सिकुड़ जाती है। ये पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं क्रियाकलाप 4 की। एक कमरे की खिड़की जिससे दिन के समय धूप या फिर सूर्य का प्रकाश आता हो, तो उसके पास एक पौधे का गमला रखें। कुछ दिनों तक पौधे को नियमित जल देते रहें। क्या ये पौधा खुले स्थान पर रखे पौधों की तरह सीधा ऊपर की ओर वृद्धि करता है। यदि ये सीधा वृद्धि नहीं करता तो ज्ञात करें कि ये किस ओर मुड़ता है। आपके विचार में क्या ये किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है। सभी सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाती है। अब हम बात करते हैं सजीव है वो उत्सर्जन भी करता है। सभी सजीव भोजन करते हैं। जीव इस ग्रहण किए गए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करता। आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है। भोजन के बचे हुए शेष भाग का क्या होता है, वे इसे अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है। आपने देखा होगा पसीने के रूप में, या फिर से आप टॉयलेट जाते हैं, या फिर जैसे मतलब कुछ भी इस टाइप की, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपने लेनी, कार्बन डाइऑक्साइड को भी आप उत्सर्जित करते रहते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को ही कहते हैं उत्सर्जन। क्या पौधों में भी उत्सर्जन होता है। हाँ, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं। वाष्पोत्सर्जन का आपने जिक्र सुना होगा, उसमें भी पौधे अपने अनावश्यक जल को उत्सर्जित करता है, परंतु उनमें इस प्रक्रम का ढंग कुछ अलग है। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थ पौधों के कुछ विशेष भागों में भी संग्रहित किए जाते हैं, जिससे पौधे को कोई हानि नहीं पहुंचती। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के रूप में भी होता है। उत्सर्जन सजीवों का एक दूसरा सामान्य लक्षण है। जैसे आपने देखा होगा कई बार, जैसे पौधों पे हम ऐसे वार करते हैं तो उससे कुछ मतलब सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ पदार्थ निकलता है, या फिर कुछ पदार्थों से, कुछ पौधों से जैसे चीड़ होकर उससे लीसा मिलता है, तो वो भी कहीं ना कहीं उत्सर्जन का ही एक फॉर्म हम देख सकते हैं। क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं। क्या आपने कभी कबूतर या फिर किसी पक्षी के नीड़ घोंसले देखे हैं। वे नीड़ में अंडे देते हैं। कुछ अंडे प्रस्फुटित होते हैं, उनसे छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं। जंतु प्रजनन के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं और विभिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनसे उनके शिशु निकलते हैं और कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। पौधे भी प्रजनन करते हैं। जंतुओं की तरह पौधों में भी प्रजनन के तरीके अलग अलग होते हैं। बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं और हम उन्हें अंकुरित करने के लिए नए पौधे उगा सकते हैं। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए आलू की कलिका वाले भाग से नया पौधा बनता है। पौधे कलम के द्वारा भी उगाए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा गुलाब। क्या आप स्वयं इस विधि द्वारा पौधा उगाना चाहेंगे। गुलाब या फिर मेहंदी की धड़ कलम लें, इसे मिट्टी में लगाएं, इसे नियमित रूप से जल दें। आप कुछ दिन के बाद क्या देखते हैं, कलम से पौधा बनना सरल काम नहीं है। यदि आपकी कलम में वृद्धि नहीं हो तो उसे निराश ना हो। यदि संभव हो तो एक माली से बात करके कलम पौधे बनने के अंतराल में की जाने वाली देखभाल की जानकारी प्राप्त करें। सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां भी अलग अलग होती है। जो सभी सजीव हैं वो गति करते हैं। अध्याय 8 में हमने जंतुओं में गति के विभिन्न तरीकों की चर्चा की थी। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी दिखाई देती है। पौधों के विषय में क्या विचार है, क्या वे भी गति करते हैं।
पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा नहीं सकते, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज, संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में संवहित होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा जाइलम और फ्लोएम। तो जो जाइलम है वो पौधों की जड़ों से खनिज लवण और जल को अन्य भागों तक पहुंचाता है, और जो फ्लोएम है वो पत्तियों से जो भोजन होता है उसको अन्य भागों तक ले जाने का काम करता है। क्या आपने पौधों में अन्य प्रकार की गति भी देखी है? पुष्पों का खिलना और बंद होना। क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं? हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते देखते हैं। बस, कार, कागज का छोटा टुकड़ा, बादल, अन्य कुछ वस्तुएं इसके उदाहरण हैं। क्या इनकी गति सजीवों की गति से अलग है? आप अपनी राय रखें। प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी के कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। चूंकि जीव की मृत्यु होती है, इसीलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्षों तक भी अस्तित्व में रह सकती हैं, जबकि ये प्रजनन कर अपने समान संतान उत्पन्न करें। एक अकेला जीव प्रजनन के बिना भी मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्यों में प्रजनन होता रहता है। हमने देखा कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि होती है, और उनकी मृत्यु भी होती है। क्या हम ऐसी कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें इन लक्षणों में से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? कार, साइकिल, घड़ी और नदी का जल गति करते हैं। आकाश में चंद्रमा गति करता है। हमारे देखते देखते एक बादल के आकार में वृद्धि हो जाती है। क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जा सकता है? हमें स्वयं से प्रश्न करना होगा कि क्या इनमें सजीवों के अन्य सभी लक्षण भी पाए जाते हैं? सामान्यतः सजीवों में वे सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनकी हमने चर्चा की है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में वे सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते। क्या ये हमेशा सत्य है? क्या हमें सभी सजीवों में वे सभी लक्षण जिनकी हमने चर्चा की हमेशा निश्चित रूप से दिखाई देते हैं? क्या हमें निर्जीवों में वे सभी लक्षण कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देते? उनमें से मात्र कुछ लक्षण ही दिखाई देते हैं। इस विषय को और अच्छी प्रकार से समझने के लिए आइए किसी बीज के विषय में विचार करते हैं। कुछ विशिष्ट उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए मूंग के बीज के बारे में क्या होता है? क्या ये जीवित है? ये एक दुकान या फिर भंडार में महीनों में रखा जाता है तथा इसमें से कोई वृद्धि नहीं होती और जीवन के कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई नहीं देते, परंतु जब हम इन्हीं बीजों को मिट्टी में बोकर जल से सींचते हैं तो ये पौधा बन जाता है। क्या महीनों तक दुकान में रखे बीज को भोजन की आवश्यकता थी, या फिर इसमें उत्सर्जन, वृद्धि या फिर प्रजनन? हमने देखा कि कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जब हम सरलता से नहीं कह सकते कि उसमें सजीवों के सभी लक्षण दिखाई दे रहे, इससे इन्हें जीवित कहा जा सके। फिर जीवन क्या है? गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालें, क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न भी। हमने देखा कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं रहते। संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन है क्या का उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक ही मुंह से निकल जाते कि जीवन सुंदर है। अब आपके लिए कुछ होमवर्क, आप इन पे जो मतलब आप अगर चैप्टर समझ गए होंगे तो इन वर्ड्स के मीनिंग आप समझा सकते हैं। लाइक जैसे अनुकूलन हो गया, जलीय आवास, जैव घटक, उत्सर्जन, वृद्धि, आवास, सजीव, प्रजनन, श्वसन और उद्दीपन। और अब हम चैप्टर के सारांश की बात करते हैं। किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु और अन्य जीव रहते हैं उनका आवास कहलाता है। जैसे मछली का आवास कहाँ है? जल में। विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं, जैसे कि हिरन भी वहीं पर रहता है, शेर भी वहीं पर रहता है, घास के मैदानों में या फिर अन्य स्थलों पर या फिर वनों में। पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं उसे कहते हैं अनुकूलन। जैसे कि जो मछली है उनके जो पखें और उनका जो धारा रेखीय शरीर है वो उनको तैरने के लिए अनुकूलित बनाता है। कहाँ? जल में। आवास अनेक प्रकार के होते हैं। सामान्यतः इन्हें स्थलीय या फिर जमीन पर और जलीय आवास यानी कि जल में वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न आवास में सजीवों की विविध प्रजातियां पाई जाती है। पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैविक घटक बनाते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश और ताप हमारे परिवेश के कुछ अजैव घटक हैं। सजीव वस्तुओं में कुछ सामान्य लक्षण हैं। उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है और वे श्वसन, उत्सर्जन, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन और वृद्धि एवं गति करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप इनके आंसर लिख सकते हैं। सजीवों के विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध करें। किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दें जिसमें सजीवों के 2 लक्षण दिखाई दें। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ऐसा ही कंटेंट पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स टू वॉचिंग।